जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे से जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 343 में। आज तारीख है 9 सितंबर 2020 और इससे रिलेटेड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो भी करंट के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम प्रतिदिन कुछ कुछ की संख्या में आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस समय के प्रश्न आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो लगभग 100 दिनों के बाद होने वाले हैं और करंट का जो सिनेरियो होता है वो लगभग 6 महीने एक करंट मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी पीछे के भी करंट पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं पूछे जाते, ठीक है। इसलिए आप इस समय इसे अपने रेगुलर हैबिट में शामिल करें। जैसे आज का पहला प्रश्न है, HSDTV तकनीक के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है चौथा स्थान है। अब ध्यान देंगे आप कि ये HSDTV है क्या, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान देंगे कि इसे डेवलप कौन करता है। तो आइए ध्यान देते हैं कि HSDTV जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है। और इसे विकसित किसने किया? तो DRDO ने। अब एक बात ध्यान देंगे कि 7 सितंबर 2020 को DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यही वो क्या है? टेक्नोलॉजी HSDTV के नाम से जाना जाता है। और इस मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? चौथे स्थान पे। अब ध्यान देंगे कि मैंने पिछले रोज एक नाम आपके साथ लिया था स्क्रैम जेट का, ठीक है। तो उसी स्क्रैम जेट से रिलेटेड ये भी है। और जब मैंने स्क्रैम जेट का नाम लिया था ठीक इससे पिछले डेली डोज में, तो वहां एक वर्ड मैंने और भी यूज किया था, DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1958 और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? सभी को पता होगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और जो बात पता है वो साथ साथ रिपीट कर लिया कीजिए या फिर अगर नहीं पता है तो बगल में नोट करते चलिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो स्क्रैम जेट है वो मानव रहित वाहन है, ठीक है। जो ध्वनि है उसकी गति से 6 गुना ज्यादा तेज गति से कहीं भी मूव करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और यही जो HSDTV है इसका परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया गया वहीं से किया गया। अब एक बात और भी ध्यान देंगे, जो HSTDV है आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये जो HSTDV है ये स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण करता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न एक और भी बन सकता है वो मैंने पिछले डेली डोज संख्या 342 के प्रश्न संख्या 12 में डिस्कस करा है, तो उससे आप वहां से जाकर के लिख लेंगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके पीछे के जितने भी डेली डोज हैं उनको एक PDF बना करके उसमें डाला हुआ है, आप वहां से उसे लेकर के पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो, ठीक है। उससे आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए और जहां भी दिक्कत हो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप YouTube पे जाकर के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, किस टेनिस खिलाड़ी को US ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? उत्तर है नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। हुआ क्या कि प्लेग्राउंड पे इनके टेनिस बॉल से वहां बैठे एक अधिकारी को चोट लग गया था, ठीक है। और इस वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किनको? नोवाक जोकोविच को। और इस तरह से डिस्क्वालीफाई होने वाले ये तीसरे टेनिस प्लेयर बन गए। कौन? नोवाक जोकोविच। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ, किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में भाग लेंगी? अब ध्यान देंगे कि राफेल कहां से आ रहा है? डायरेक्ट सोचना है, फ्रांस से। तो वहीं की जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, कौन? फ्लोरेंस पार्ली। वो अंबाला एयरबेस पे, चूंकि जो राफेल है वो अंबाला एयरबेस पे उतरेगा और वहीं इसके इंडक्शन सेरेमनी में भाग लेंगी। कौन? फ्लोरेंस पार्ली, जो क्या है? फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी चीज को 2-3 बार रिपीट कर डालिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ, हाल ही में PM मोदी ने कहां पत्रिका गेट, या फिर कहीं की गेट का हिंदी क्या होता है? द्वार। तो कहीं कहीं पत्रिका द्वार भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो हाल ही में PM मोदी ने कहां पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? उत्तर है जयपुर। अब ध्यान देंगे कि जयपुर में 8 सितंबर 2020 को, हालांकि ये डेट नहीं आपसे पूछेगा लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है, ठीक है।
क्वेश्चन में ही दे देता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि जयपुर में 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पत्रिका गेट या फिर पत्रिका द्वार का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और इस दौरान राजस्थान पत्रिका समूह के मुख्य संपादक, इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो राजस्थान पत्रिका समूह के मुख्य संपादक हैं उनका नाम है गुलाब कोठारी, और इनके द्वारा लिखी हुई 2 पुस्तक कौन कौन? एक संवाद उपनिषद और दूसरा अक्षर यात्रा, इन दोनों का विमोचन किया है किसने? प्रधानमंत्री ने, ठीक है। तो आप जरूर इनका नाम ध्यान रखेंगे। और उनका नाम, किनका नाम? तो जो पत्रिका समूह के मुख्य संपादक हैं उनका क्या नाम है? गुलाब कोठारी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किस राज्य में पर्यटन बढ़ावा हेतु नदियों में क्रूज चलाई जाएंगे? ठीक है। तो क्रूज एक तरह की बड़ी जहाज होती है पानी वाली, जिस पे आप बैठ के और एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ध्यान देंगे कि उड़ीसा ने अपने यहाँ एक तरह से कहें तो क्रूज आपके जल विहार का काम करता है, ठीक है। अब जल विहार क्या होता है? तो विहार मीन्स कहीं सैर करना, और जल मीन्स यानी कि जल मार्ग से, ठीक है। तो जल मार्ग से सैर कराने के लिए क्रूज जो है वो जल विहार का काम करेगा। और ये कहां पे होगा? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिए सोचा है। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इसी पर्पज से अपने यहां नदियों में क्रूज चलाने का डिसीजन उड़ीसा गवर्नमेंट ने ली है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। राष्ट्रपति ने किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया? उत्तर है जागीर सिंह। अब ध्यान देंगे ये जागीर सिंह कौन है? तो जागीर सिंह जो है वो उत्तर रेलवे में यानी नॉर्दर्न रेलवे में एक कांस्टेबल रहे, ठीक। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर रेलवे में ये क्या थे? कांस्टेबल थे, और इन्होंने 4 बच्चों को रेलवे फाटक पे बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी, ठीक है। और इसी वजह से इनको क्या मिला? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। और ये जो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है ये मरणोपरांत ही दिया जाता है, ठीक है। और क्यों दिया जाता है? तो आप किसी का जान बचाते हुए अगर रेलवे के क्षेत्र में अगर आपकी जिंदगी चली जाती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाता है। अब ध्यान देंगे ये जो जीवन रक्षा पदक है वो 3 प्रकार का होता है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, एक उत्तम जीवन रक्षा पदक और एक जीवन रक्षा पदक। जैसे कि किसी को बचाते हुए, अब कहां से बचाते हुए? जैसे जल से, पानी से, किसी माइन से, या फिर किसी भी महान संकट से अगर किसी को बचाते हुए, यानी कि आपने अपना साहस दिखाते हुए उसे बचाने का प्रयास किया, उसे बचा लिया और आपकी जान चली जाती है उस स्थिति में, तो आपको मिलता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है। एक हुआ उत्तम जीवन रक्षा पदक। तो उत्तम जीवन रक्षा पदक में क्या होता है कि उस दौरान भी आप इन सभी को बचाते हुए, ठीक है, आपको गंभीर चोटें आ जाती हैं, ठीक, तो आपको मिलता है उत्तम जीवन रक्षा पदक। और एक होता है जीवन रक्षा पदक। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी को बचाते हुए, ठीक, इसमें भी आप किसी को बचाते हुए अगर आप चोटिल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है जीवन रक्षा पदक, यानी कहीं कम चोट का है, कहीं ज्यादा चोट का है। और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक में क्या होता है कि आपकी जिंदगी दांव पे लग जाती है, ठीक है। अब तो इतने बात को आप ध्यान रखेंगे। एक बात यहां पे और भी ध्यान रखेंगे कि जो ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है इसकी शुरुआत कब हुई? तो पहली बार ये मिला था 30 सितंबर 1961 को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो जागीर सिंह हैं वो आजादपुर रेलवे स्टेशन के समय बच्चों को बचाने में उनकी जान चली गई थी। तो आजादपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम आप ध्यान रखेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू की है? उत्तर है कर्नाटक। अब ध्यान देंगे कि वाटर शेड है क्या। तो वाटर शेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल एवं संरक्षण तथा विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर बनाना। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य के लिए जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने वाटर शेड परियोजना शुरू करी है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? उत्तर है श्रीलंका। हमें यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न जो बन सकता है वो ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है। ध्यान देंगे बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और यही हुआ आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। ये जो संगठन है वो खाड़ी देशों का एक संगठन है, ठीक है, जिनके बीच मल्टी सेक्टरल
काम पे या फिर अपने इकोनॉमी को कैसे सही किया जाए, इन सभी चीजों पर कार्य किया जाता है मिलकर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997 को। कब? 6 जून 1997 को। तो इससे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता अभी किसने की है? श्रीलंका ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हाल ही में सिक्किम का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया गया? उत्तर है पांग लूब सोल। कौन? पांग लूब सोल। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि यह त्योहार जो है वो सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता, जैसे जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण करने वाले देवता माने जाते हैं, ठीक, उन्हीं के रूप में माउंट खगचेदजोंगा के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। क्या? तो ये त्योहार, और ये कौन सा त्योहार है? पांग लूब सोल। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे, यह अगस्त या सितंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। हालांकि तिब्बती कैलेंडर के अनुसार हमारे यहां उस समय, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार तो कुछ और भी टाइम हो सकता है, ठीक, लेकिन हमारे यहां अपने कैलेंडर के हिसाब से उस समय अगस्त या सितंबर का महीना रहता है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि ऐसा माना जाता है कि इस राज्य के निर्माण में पर्वतों के देवता ने ही भूमिका निभाई थी। इसी वजह से पर्वतों को ही, यानी माउंट खगचेदजोंगा को संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, और उन्हीं के लिए यह त्योहार पांग लूब सोल मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। लिसा कैंपबेल किस स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? उत्तर है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। किसकी? कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? कैंपबेल। कौन बनी है? लिसा कैंपबेल। ठीक है, कौन? लिसा कैंपबेल। तो लिसा कैंपबेल का नाम ध्यान रखेंगे और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, क्योंकि इसी की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो ये है राधा नायर। और हमने पिछले रोज भी आपको एक पुस्तक बताया था, अरेंज मर्डर, तो उसका कौन है? तो उनके, सॉरी, अरेंज मैरिज, तो उसके कौन है? तो उनके हैं चेतन भगत। अब थोड़ा सा नाम ध्यान दे लीजिएगा, अरेंज मर्डर है या फिर अरेंज मैरिज है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भारत। कौन? भारत। इसमें क्या होगा? क्वाड मीन्स 4 लोगों का ये एक ग्रुप होगा, यानी 4 देशों का ये एक समूह होगा। ठीक है, और उसी की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। ठीक है, अभी हालांकि हाल ही में क्वाड बनाने की बात भी चल रही थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। विदा कानुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विद्या कानुका योजना की शुरुआत करी है। तो इस योजना को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। सियाम का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? उत्तर है केनिची आयुकावा। कौन? केनिची आयुकावा। अब ध्यान देंगे यहां पे सियाम। ठीक है, तो सबसे पहले सियाम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2020 में, यानी अभी हाल ही में स्थापना हुई है। किसकी? सियाम, यानी SIAM। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और इसकी हाल ही में अगर स्थापना हुई है तो पक्का आने वाले एग्जाम्स में इससे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। अब ध्यान देंगे आप कि जो मारुति सुजुकी, ध्यान देंगे आप, जो मारुति सुजुकी के MD और CEO थे, कौन? केनिची आयुकावा, उन्हीं को 2 साल की अवधि के लिए किसका? सियाम, यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और ये किसका जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे राजन वधेरा का। किसका? राजन वधेरा का। और आप इन 2 चीज पे तो जरूर फोकस करें, कौन अध्यक्ष बने हैं और किस के जगह पे आए हैं। तो ये आए राजन वधेरा की जगह पे। एक बात और भी यहां पे और भी इंक्लूड कर लेंगे आप कि जो अशोक लेलैंड कंपनी है, जैसे आपने ट्रक वगैरह के पीछे देखा हो जो भारी वाहन है, अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड जो कंपनी है उसके MD और CEO कौन है? विपिन सोंधी। और विपिन सोंधी को अब सियाम का ही नया उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और सियाम जब भी आए तो रिपीट करना है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और विपिन सोंधी को क्या बनाया गया? सियाम का नया उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? केनिची आयुकावा को। ठीक है,
अब यहां से एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो सियाम है ये भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सबसे बड़ा निकाय है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है सियाम क्या है, ठीक, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। एनएसओ का सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? उत्तर है केरल। अगर राज्यों में बात करें तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा, कितना, 96.2%। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? एनएसओ ने। ठीक है, एनएसओ का फुल फॉर्म नॉन स्टैटिकल ऑफिस। कौन? नॉन स्टैटिकल ऑफिस। एक बात और भी ध्यान देंगे कि एनएसओ ने बताया है कि केरल देश का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य 96.2% के साथ है, लेकिन सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो सबसे खराब स्थिति है आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश जो है वहां मात्र 66.4% ही साक्षरता है। ठीक है, और एनएसओ ने एक और भी रिपोर्ट जारी करा है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी 14.4% कम साक्षर हैं। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला के बीच का गैप जो है वो 14.4 का है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और भी ध्यान देते हैं कि इसमें बिहार की रैंकिंग क्या है। तो बिहार जो है वो पीछे से तीसरे स्थान पे है। बिहार के पास जो साक्षरता दर है एनएसओ के अकॉर्डिंग वो 70.9% है। ठीक है, और पीछे से बिहार तीसरे स्थान पे है। एक बात और भी ध्यान देंगे, अगर पुरुषों की बात करें, क्योंकि बिहार का एग्जाम आने ही वाला है सामने, तो आप इस चीज को बहुत लाइटली नहीं लेंगे। ठीक है, जो बिहार में पुरुषों का साक्षरता दर एनएसओ ने बताया वो 79.7% बताया, लेकिन महिलाओं का 60.5% ही बताया, यानी कि लगभग 19.2% का गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच। एक प्रश्न यहां से और भी ध्यान देंगे कि संपूर्ण भारत की साक्षरता दर एनएसओ ने 77.7% बताया, यानी 77.7% एनएसओ के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर है। अब आइए वो टॉप 5 राज्य देख लेते हैं जो कि एनएसओ के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साक्षर हैं। पहले नंबर पे केरल 96.2% के साथ, दूसरे पे दिल्ली 88.7% के साथ, तीसरे पे उत्तराखंड 87.6% के साथ, चौथे पे हिमाचल प्रदेश 86.6% के साथ, और पांचवें पे असम 85.9% के साथ। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एक बात यहां से और भी ध्यान रखेंगे कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। तो आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया? उत्तर है 1966। क्या होगा? 1966। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। एनएसओ सर्वेक्षण में सबसे खराब साक्षरता दर किस राज्य की? अभी हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। केवी कामत समिति ने किसके पुनर्गठन हेतु 26 क्षेत्रों का सुझाव दिया? उत्तर है बैंक ऋण, यानी बैंक ऋण के पुनर्गठन हेतु केवी कामत ने सुझाव दिया। तो आप केवी कामत का नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। ट्रंप ने किस शहर को प्रथम वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित करने का कहा है? ठीक है, तो उन्होंने घोषित किया है वेलिंगटन को। किसको? वेलिंगटन को। अब ध्यान देंगे कि उत्तरी कैरोलिना का एक जगह है, कौन सा? वेलिंगटन, और उसी को द्वितीय विश्व युद्ध का पहला हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। और यह घोषित किया किसने? हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि ये 2 सितंबर 2020 को जब 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति का, क्योंकि 1945 में समाप्त हुआ था, ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, तो 1945 को जब समाप्त हुआ था तो उसी के 75वें वर्षगांठ पर इसकी घोषणा करी। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या
19 के तरफ 35वें FAO सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भूटान। कौन सा करेगा? भूटान। और एक बात ध्यान देंगे, भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम। ठीक है, एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि FAO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 के तरफ। 36वें FAO सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा बांग्लादेश। ठीक है, पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, और प्रश्न ये था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? ठीक, तो ध्यान देंगे कि हुआ क्या था कि हिमाचल प्रदेश में एक महिला थी, ठीक है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी और उसकी जमीन को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था अपने काम के लिए। लेकिन उससे पहले जो निजी संपत्ति है आपकी, वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, और मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ये रखा गया था। अब समस्या ये थी कि बिना उसके जाने में, यानी कि वो अनजाने में, वो कम पढ़ी लिखी औरत थी, ठीक, और इसको हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो उसने इस पर एक्शन लिया। ठीक है, क्योंकि उस महिला को पिछले 55 सालों से जमीन लेने के बावजूद भी कोई राशि भी प्रदान नहीं कराई गई थी। ठीक है, तो इस चीज की बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई और इसके बाद उसी समय ये क्लॉज बना कि जो आपका निजी संपत्ति है, ठीक है, उसको अनुच्छेद 31 से उठा करके कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के ए या फिर 300 के क में स्थापित कर दिया गया। और ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी प्राप्त होता है। आज का एक प्रश्न आपके लिए, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में देंगे एवं अपने एग्जाम के लिए आप लोग सीरियस भी हैं। अगर आप सभी सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम नंबर से जुड़ करके आप या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होता है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ करके लगभग 3000 बच्चे इस ग्रुप में हैं और उनसे जुड़ के आप सुबह के 8 बजे, शाम के 3 बजे और रात के 9 बजे 3 बार आप पूरे दिन भर में टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले डेली न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।